नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कांडपाल आपके सामने आज सामान्य विज्ञान की क्लास 3 लेके आ रहा हूँ, जिसमें आज का टॉपिक तो वही चलेगा सामान्य विज्ञान। और उसका जो टॉपिक था सामान्य विज्ञान के अलावा रसायन विज्ञान है, और जो सब टॉपिक है वो क्या है, सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तर। तो हम बहुत क्विकली देखेंगे कि अपने सामान्य विज्ञान के प्रश्नोत्तर या, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर मैं क्या करूंगा कि जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उनको डिस्क्राइब फॉर्म में आपको समझाऊंगा। तो इसी से आपका क्या होगा, कंसेप्ट लर्न हो जाएगा। क्योंकि 11 12 तक तो सभी पढ़ते ही हैं केमिस्ट्री, या 10th तक सभी केमिस्ट्री पढ़े रहते हैं। तो जो जहां पर आपको लर्न कराना है बेटा, रिमेम्बर कराना है, तो रिमाइंड कराना है, तो रिमाइंड कराने के लिए क्या करूंगा मैं, जहां पर जो क्वेश्चन होंगे उसके बारे में उसकी थ्योरी भी बताऊंगा। तो इससे आपको डबल फायदा होने वाला है। एक तो आपको ऑप्शंस कैसे आएंगे पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं क्वेश्चंस, अनुमान आ जाएगा। और दूसरा कि हम क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, तो उनको डिस्क्राइब्ड फॉर्म में भी पढ़ेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। न्यूक्लियस मतलब क्या बताया था मैंने आपको, नाभिक। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है। क्या न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या। अब बताओ आप कि न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, तो क्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होगी? क्या प्रोटॉनों की संख्या से भी कम होगी उसकी न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या? नहीं, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। कह रहा है कि सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। एक एक्सेप्शन है, वैसे होना ये चाहिए था, अगर एक एक्सेप्शन केस है कि सदा लिख दिया, सदैव या सदा, तो क्या है एक्सेप्शन केस है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें क्या होता है, उसकी परमाणु संख्या जो होती है, उसके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या एक ही है। परमाणु क्रमांक जो होता है वो द्रव्यमान संख्या के इक्विवेलेंट ही होता है। आपने पढ़ा होगा कि 1H1 मतलब कि उसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। तो इसीलिए क्या कह सकते हैं, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है? नहीं, ये भी नहीं है बेटा, कि हाइड्रोजन के केस में ऐसा होता ही नहीं है। सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अब बराबर भी नहीं होती है, एक ही केस में बराबर होती है, किसमें? हाइड्रोजन में। ठीक है। नेक्स्ट, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि कभी उसके परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर भी हो सकती है और प्रोटॉनों की संख्या से अधिक भी हो सकती है। प्रोटॉनों की संख्या से अधिक कैसे होगी? क्योंकि न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है? अब मैंने क्या बताया बेटा आपको अभी, कि मैंने कहा 1H1 होता है, मतलब कि 1 प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ही खो देता है, तो तब क्या बचेगा हमारे पास? एक अल्फा कण बचेगा क्या? नहीं, परमाणु में तो अल्फा कण होता ही नहीं है। एक न्यूट्रॉन बचेगा क्या? न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन में होता ही नहीं है। एक प्रोटॉन बचेगा क्या? प्रोटॉन बच सकता है बेटा, कि एक प्रोटॉन उसके नाभिक में रहता है, इलेक्ट्रॉन तो खो दे रहा है ना। एक बीटा कण बचेगा क्या? बीटा कण तो परमाणु में होते ही नहीं है। तो हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही, तो हाइड्रोजन परमाणु में क्या होगा? एक प्रोटॉन बचेगा बेटा। कुछ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो मिश्रण क्या होता है बेटा? दो या दो से अधिक तत्वों का अनिश्चित अनुपात में मिलन क्या होता है? मिश्रण होता है। अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मिश्रण क्या हो जाएगा हमारा? जैसे चीनी और पानी का घोल, वो क्या है? मिश्रण है। मगर जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ठीक है, तो यौगिक और मिश्रण में यही अंतर है। मिश्रण का मतलब यौगिक भी दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित मिलन क्या होता है? यौगिक होता है। मगर दो या दो से अधिक तत्वों का अनिश्चित मिलन होता है मिश्रण। तो अब मिश्रण के बारे में क्या इसमें से सही नहीं है कह रहे हैं? ठीक है, ये भी बहुत गलतियां करते हैं कि क्या सही है में टिक कर देते हैं फटाफट, मगर यहाँ पूछा है क्या नहीं है। तो क्या इसकी संरचना नियत होती है? इसकी संरचना क्या होगी बेटा? नियत नहीं होगी, क्योंकि अभी बताया मैंने यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं परिभाषा के अनुसार।
तो परिभाषा के अनुसार बताया था, तो इसका मतलब क्या है, इसकी संरचना या इसका अनुपात बराबर तो नहीं होता। दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है, ये तो सही है बेटा, यौगिकों द्वारा भी बनेगा मगर अनुपात निश्चित नहीं होगा। तत्वों में क्या कहा ना मैंने, यह दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है मगर उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है। थर्ड क्या है, सी ऑप्शन, इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। भौतिक तरीके का मतलब क्या है, जैसे कि हम सिंपली क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे चाय बनाते हैं ना, चाय से पत्ती को अलग करना क्या होता है, फिल्ट्रेशन। तो वो क्या है, भौतिक विधियां हैं जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, बिना किसी अभिक्रियाओं के दूर कर सकते हैं, तो उनको कहते हैं भौतिक तरीके। तो इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है मिश्रण को। जैसे अब मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था ना बेटा, चीनी और पानी का घोल भी एक मिश्रण है। आप कहेंगे सर उसको तो हम भौतिक विधियों से कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसको दूर करने के लिए आपके पास वाष्पीकरण की विधि होती है। आप उसको यहीं पर हम क्या कह रहे हैं कि इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि मिश्रण है। तो वही वाष्पीकरण में भी हमको कुछ अलग से रिएक्शन नहीं करानी पड़ रही है, हमने उसको क्या किया है कि हीट दी है और उसके बाद वो क्या हो गया है, उससे वाटर अलग हो गया है और जो शुगर है वो अलग हो गई है। नेक्स्ट, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। तो किसी, आपको पता है बेटा कि किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। जैसे मैंने चीनी और पानी का घोल करा, तो पानी तो उसमें अपना गुण रखा है ना और चीनी अपना गुण रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो पानी है वो H2O का गुण रख रहा है, मतलब कि अब ऐसा तो नहीं है ना ठोस हो गया पानी और चीनी मिला रहे हैं, तो अगर ठोस हो जाता फिर तो हम कहते कि ये अपने गुणों को नहीं रख रहा है, मगर अपने गुणों को चीनी भी रख रहा है और अपने गुणों को पानी भी रख रहा है। तो इसलिए क्या है, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा गुण मिश्रण नहीं है, तो इसकी संरचना नियत होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है बेटा बताना मुझे। अभी यौगिक और मिश्रण ही पढ़ा था हमने, तो उसी से क्वेश्चन लिया है मैंने। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। पानी क्या है, H2O। जब तक हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु नहीं मिलेगा तब तक जल नहीं बनेगा। तो मिश्रण है मगर मिश्रण नहीं होगा बेटा, मैं कह रहा हूँ ना निश्चित अनुपात है, तभी तो हमने फॉर्मूला बनाया है उसका, H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1 अनुपात है, तो ये तो नहीं होगा। पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, मगर नाइट्रोजन कैसे आ गया पानी, पानी का फॉर्मूला तो होता है H2O, मगर यहाँ तो नाइट्रोजन आ गया ना, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, तो N तो कहीं आता नहीं है वाटर में, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, यौगिक होगा क्योंकि एक निश्चित अनुपात में ही बन रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं कहूँ वर्षा का जल या हम कहें कि नदी का जल और हमारे घर में जो फिल्टरेट वाटर होता है, जो प्योरीफायर से हम निकालते हैं, तो क्या सभी के वाटर का जो फॉर्मूला है H2O ही होता है? तो आप कहेंगे सर हाँ, इसका मतलब वो क्या है, यौगिक है। तो सीधे यौगिक वाला तो ये है ना, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है क्योंकि एक निश्चित अनुपात में मिल रहा है। नेक्स्ट, पानी एक मूल तत्व है। पानी मूल तत्व कैसे, क्या होता है, परमाणु किसी भी पदार्थ का मूल तत्व होता है, और यहाँ पानी जो है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो 2 परमाणुओं से मिलकर मूल तत्व तो नहीं होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही है, तो क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना क्या है, लोहे में जंग लगना क्या है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया होती है एक रासायनिक प्रक्रिया। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो भौतिक परिवर्तन, वैद्युत रासायनिक परिवर्तन, वैद्युत परिवर्तन और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसको परिवर्तित करने पर हम पदार्थ को पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिनमें हम अवस्थाओं को बदलने पर या कोई चेंज करने पर उसको पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जल को अगर आप बर्फ बना दोगे तो बर्फ से आप पानी बना सकते हो, तो इसका मतलब पानी क्या आ गया, पहले बर्फ में आया फिर बर्फ से पानी में आ गया, ये हुआ भौतिक परिवर्तन। मगर आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे खाने का पकना या चावल का पकना, क्या हो गया, चावल एक बार पक गया तो फिर चावल तो नहीं बनता है ना बेटा, वो है रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ गया, वैसी कोई रिएक्शन होगी तो रिएक्शन एक बार हो गई, ठीक है, रिएक्शन हो गई तो उसके बाद चेंजेबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा। और अगर कोई भी हम अन्य चीज, जैसे क्या है,
हमारे पास एक भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्या होगा, लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग लगना तो एक अभिक्रिया हो जाती है ना बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। अब वो जंग लग गया एक बार, फिर आप सही से क्या कर सकते हो उसको, वो क्षय होता है। लोहे का क्षय होना ही जंग लगना कहलाता है। ए भौतिक परिवर्तन होगा नहीं। बी विद्युत रासायनिक परिवर्तन। अब ये विद्युत रासायनिक परिवर्तन, अब विद्युत तो जोड़ दिया मगर रासायनिक परिवर्तन दिया है, और यहाँ पर दिया है विद्युत परिवर्तन, तो विद्युत परिवर्तन भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि विद्युत का तो कोई उसमें चांस ही नहीं है ना। और डी इनमें से कोई नहीं। अब जो बी है ना, विद्युत रासायनिक परिवर्तन, अब इसमें क्या हो सकता है, ये जो लोहे में जंग लगना कह रहा है ना, ये पदार्थ हो जो लोहे का बना हो और जिसमें वैद्युत प्रवाहित की जाती हो, तब उसमें वैद्युत प्रवाहित होने के कारण उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन तो होता ही है लोहे में जंग लगना। तो उसमें जैसे क्या इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हमारे विद्युत के जो पावर हाउस से जो लाइटें आती हैं घरों को, तो वो लोहे के तारों में आती हैं। तो इसका मतलब क्या है, विद्युत रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, मगर इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा बेटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, विद्युत रासायनिक परिवर्तन। इसके पीछे मैंने तर्क दे दिया है आपको। नेक्स्ट, हवा एक है। हवा क्या है, शुद्ध मिश्रण। मिश्रण क्या बताया था मैंने, दो या दो से अधिक तत्वों का अनिश्चित अनुपात क्या कहलाता है, हमारा मिश्रण कहलाता है। तो शुद्ध मिश्रण, शुद्ध मिश्रण का मतलब की चीज मिश्रित होगी, या जैसे शुद्ध मिश्रण तो नहीं होगी हवा, क्योंकि आपको पता है कि हवा में कितने बहुत सारे प्रकार के मिश्रण होते हैं। जैसे क्या क्या एग्जाम्पल उसका, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और क्या क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, SO2, वॉस्प। तो ये सभी चीजें होती हैं, तो ये सभी शुद्ध मिश्रण तो नहीं होगा। बी केवल यौगिकों का मिश्रण। केवल यौगिकों का मिश्रण कैसे हो सकता है बेटा, नहीं ये भी नहीं होगा। केवल तत्वों का मिश्रण, नहीं। और दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, हाँ तत्व भी हो सकते हैं इसमें। जैसे कुछ गैसें ऐसी भी होती हैं जो क्या होती हैं, तत्व के फॉर्म में होती हैं। अब आप कहोगे सर तत्व के फॉर्म में तो कोई गैस ही नहीं सुनी, तो वो होती है, और अक्रिय गैस किसी से रिएक्शन नहीं करती है, वो तत्व के रूप में वातावरण में उपस्थित रहती है। जबकि जो N2O2 या ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस के नाम है, तो वो क्या होंगे, वो यौगिकों के फॉर्म में है, क्योंकि O2 ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला हमेशा O2 ही रहेगा। तो वो यौगिकों के फॉर्म में है, तो इसलिए तत्व भी रहेंगे वातावरण में उपस्थित और यौगिक भी रहेंगे। तो दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। अब मैंने आपको क्या बताया कि किसी तत्व का अगर हमने परमाणु भार कैलकुलेट करना है ना, तो उसको कार्बन का जो आइसोटोप्स है ना, उससे उसकी तुलना की जाती है। अब सर आइसोटोप्स क्या होते हैं, मतलब समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है समान तत्व के वह विभिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान रहता है मगर परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे हम कहते हैं समस्थानिक। एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव हैं। परमाणु के क्या आधारभूत अवयव होते हैं, कल की क्लास भी आपने देखी होगी। तो क्या बताया था मैंने, परमाणु के आधारभूत अवयव क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आयन, नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, हाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है वो आधारभूत अवयव। मगर थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, प्रोटियम ड्यूटियम पैट्रियम, ये तीनों क्या है, समस्थानिक है। किसके, हाइड्रोजन के। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा आयन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा आयन तो नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। मैंने कल आपको डायग्राम के बेस पर भी बताया था और इसकी ट्रिक भी लर्न करने के लिए कहा था, ईट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन या थॉमसन, जे थॉमसन, पहला ही ऑप्शन दिया है। इसका पहला ऑप्शन क्या है, जे थॉमसन ने की है, निकोलस टेस्ला ने की है, टी ए एडिसन ने की है, या आइजैक न्यूटन ने की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणु कण जो उदासीन है। अब मैंने कहा था ना आपसे कल, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। बी, नेट आवेश के साथ उपपरमाणु, उपपरमाणु का मतलब परमाणु के अंदर जो रहता है, कण है जो सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब धनात्मक है, नहीं ये भी गलत है, ऊपर वाला भी गलत है क्योंकि यहाँ पर उदासीन लिख दिया। नेक्स्ट, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणु कण है जो नकारात्मक है, बिल्कुल सही है। आवेश तो है उसमें कुछ, नेट है फिक्स है, और उसके साथ नकारात्मक भी है।
नेट डी नेट आवेश के साथ एक उप परमाणु कण है जो शून्य है, कह रहा है कि शून्य आवेश है। नहीं, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन है क्या? सी। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? अब जैसे मैंने कहा, जिसमें कोई कण होगा तो उसका विपरीत कण कोई है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पॉजिट्रॉन के नाम से जाना जाता है, प्रतिकण के नाम से जाना जाता है, फोटोन के नाम से जाना जाता है, या न्यूट्रॉनों के नाम से जाना जाता है? तो प्रतिकण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कणों का विपरीत है प्रतिकण। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? एंटी पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन से विपरीत कौन है? समान होगा इलेक्ट्रॉन के मगर, या हम कह सकते हैं कि विपरीत एंटी का पार्टिकल होते हैं। तो एंटी पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखो, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन तो अलग उप परमाणु कण हो गया, अल्फा पार्टिकल नहीं, बीटा पार्टिकल नहीं, तो क्या ऑप्शन होगा? पॉजिट्रॉन। ठीक है। अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल तो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, और प्रोटॉन तो अलग चीज हो गया, धनावेशित हो गया। तो आपने ये, इसका आंसर होगा पॉजिट्रॉन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। किसी पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। अगर कोई पदार्थ मुक्त, उसमें क्या उपस्थित रहता है? फ्री स्टेट में क्या उपस्थित रहता है जिससे कि वो विद्युत का सुचालक बनती है? विद्युत का सुचालक बनने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, मुक्त पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, निल्स बोर ने, न्यूटन ने? ई टो पो रो नाचो, न्यूट्रॉन, चैडविक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। फिर वही कह रहा है, आपसे ऊपर क्वेश्चन आया था ना, तो पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है? नहीं, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। बिल्कुल सही। और पानी एक मूल तत्व है। रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर था, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। हवा एक है, फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, शुद्ध मिश्रण, केवल यौगिक का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, और दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण? आप बता सकते हैं कि क्या होगा? क्या आंसर बताया तुमने? डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। नेक्स्ट, कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो किस नाम से है? ये बॉस ने ही इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए कण बोसोन का नाम उन्हीं के नाम पर रखा है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दो नाम एक जैसे दिए हैं, जैसे जे सी बॉस और एस एन बॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जेसी बॉस, या एन एस बॉस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह एन एस बॉस, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घनत्व है, घनत्व चेंज भी हो जाता है। क्वथनांक है, या द्रव्यमान है, या परमाणु क्रमांक है? देखो बेटा, कभी भी किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक चेंज नहीं होता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो आपको सबसे पहले इसके लिए 1 to 30 तक एलिमेंट को लर्न करना पड़ेगा। आपकी जब टीचर्स होंगे, उन्होंने भी, केमिस्ट्री के टीचर्स होंगे, उन्होंने कहा होगा आपसे 1 से 30 तक के एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी से बेसिस पर क्वेश्चन आया। फास्फोरस की तुलना में अधिक है। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु संख्या होती है वो होती है 15। तो हम 11 से काउंट करते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। तो कोई नाम है जिसकी परमाणु संख्या जो है फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हुआ है कि क्वेश्चन क्या है कि परमाणु संख्या से ही इतने क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। आप क्या करेंगे कि 1 से 30 तक लर्न करेंगे एलिमेंट्स को। तो नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु संख्या होती है वो 10 होती है, 10 होती है। तो हम क्या करेंगे कि नियोन की तुलना में अधिक है कह रहा है, तो नियोन की तुलना में अधिक है तो क्या अधिक होते हैं हमारे पास? सोडियम आता है अधिक। क्या सोडियम ऑप्शन है? नहीं है। और सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑप्शन में है, 12 होता है इसका। तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी सब नीचे भी है। ठीक है। ऑक्सीजन 8 परमाणु संख्या 8 होती है, नाइट्रोजन की 7 होती है, बोरॉन तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 होती है।
तो गलत हो गया ये। तो कौन अधिक किसकी होती है? मैग्नीशियम की। बी आंसर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? परमाणु संख्या आयरन की कितनी होती है? 26 होती है। तो 26 आयरन की परमाणु संख्या होती है, तो उससे क्या है, तुलना में अधिक है कह रहा है। तो अब हमने आयरन से आई को पढ़ना है। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो कोबाल्ट, आयरन से ऊपर कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट, कोबाल्ट इज द राइट आंसर बी। क्योंकि मैग्नीज भी नहीं होगा, कैल्शियम भी पहले आ जाता है, और कैल्शियम का तो 20 होता है, क्रोमियम का 24। तो इसका मतलब आप आंसर आंसर बी इज द राइट आंसर। 27 जिसका एटॉमिक नंबर होता है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कल ही एक मैंने जो क्लास थी उसमें बताया था, वो कौन थे? वो थे रदरफोर्ड थे क्या, हॉर्न थे, मेंडलीव थे, या एंटोनी लेवेसियर थे? तो एंटोनी लेवेसियर थे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? अब द्रव्य का नवीनतम रूप मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको। तो इसकी जो अधिकतम संख्या है ना, 5 हो गई है बेटा। कौन कौन से हैं, कल की क्लास में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने 30 क्वेश्चंस किए हुए हैं जो क्विकली करे हमने, और इसको थ्योरेटिकली भी मैंने समझाया है। तो कल हमारी थ्योरी वाली क्लास चलेगी, उसके बाद फिर से एक 30 क्वेश्चंस की क्लास लगेगी। ज्यादा इसमें क्वेश्चंस पर बेस्ड क्लास रहेंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।